India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनटीए में सुधार के लिए एचआरडी मंत्रालय से मांगी योजना, जवाबदेही तय किए बिना सुधार नहीं। केंद्र बोला पीएम मोदी खुद कर रहे हैं निगरानी। सुप्रीम कोर्ट से पहलवान विनेश फोगाट को मिली राहत, एशियन गेम्स ट्रायल में भाग ले सकेंगी। डब्ल्यूएफआई की याचिका पर रोक नहीं, कोर्ट ने डोपिंग टेस्ट चूक कर उठाए सवाल। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट फिलहाल बहाल नहीं होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, कहा मामला दूरगामी, सरकार को सुनना जरूरी, समीक्षा समिति करेंगी ब्लॉकिंग आदेश की जांच। अब्दुल्ला आजम को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत, सेशन कोर्ट ने 7 साल की सजा रद्द की, 2 पासपोर्ट मामले में अपील मंजूर, विधायक की बचने की उम्मीद बढ़ी। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरों का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के हालिया पेपर लीक के बाद दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक व्यक्तियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, नीट के आयोजन को प्रभावित करने वाले मुद्दे बने रहेंगे। कोर्ट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए में सुधार के लिए व्यापक योजना मांगी है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि स्थिति संवेदनशील है और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को नियमित रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है तो पता नहीं चलता कि किसी विशेष काम के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसी समस्या तब तक नहीं रुकेगी जब तक वास्तविक जवाबदेही नहीं आएगी। सिर्फ ये कहने से नहीं कि अमुक व्यक्ति जिम्मेदार होगा, ये तब प्रभावी होगा जब हमें पता हो कि किस व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेदारी है। जब तक आप कर्तव्य धारकों की पहचान नहीं करते, ये एक बिखरी हुई जिम्मेदारी रहेगी, ये बेंच ने कहा। ये टिप्पणी नीट यूजी 2026 के हालिया पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के कुछ दिन बाद आई है। घटना को दर्दनाक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि देश को छात्रों और उनके परिवारों को निराश नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दर्दनाक है। हम अपने छात्रों को निराश नहीं कर सकते। ये केवल छात्र नहीं, परिवार भी हैं। इसमें बहुत भावनाएं, प्यार, समय, सालों की पढ़ाई जुड़ी है। ये हमारे बस से बाहर नहीं है, बेंच ने टिप्पणी की है। सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने सहमति जताई कि जिम्मेदारी कहीं तो तय होनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, सरकार युवाओं को लेकर चिंतित है। ये बात मेहता ने जोड़ी। कोर्ट ने कहा कि भारत के ज्यादातर संस्थानों की समस्या तदर्थवाद ये है, ज्ञान आगे नहीं बढ़ता। ये व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास क्षमता है, ये संस्थान है, बेंच ने कहा। तदनुसार कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बजाय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये बताते हुए हलफनामा दाखिल करे कि वार्षिक परीक्षाएं कैसे कराई जाएं और एनटीए में डोमेन विशेषज्ञों को जोड़कर मानव संसाधन में सुधार कैसे हो। कोर्ट नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र लीक के बाद दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। नीट यूजी 2026 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्री मेडिकल परीक्षा है। केंद्र सरकार और एनटीए ने 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया था। सरकार ने आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। शीर्ष अदालत में एक याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि FAIMA ने वकील तन्वी दुबे के जरिए दायर की, जिसमें एनटीए को बदलने या पुनर्गठित करने की मांग की गई है।
इसमें सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में न्यायिक रूप से नियुक्त समिति की निगरानी में नीट यूजी 2026 फिर से कराने का आदेश देने को कहा गया है। याचिका में डिजिटल लॉकिंग ऑफ प्रश्न पत्र, कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी मॉडल में बदलाव और विसंगतियों का पता लगाने के लिए केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने जैसे सुधार भी मांगे गए हैं। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को 30 मई को होने वाले एशियन गेम्स में चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें फोगाट को राहत दी गई थी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने भारतीय कुश्ती महासंघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई। इससे फोगाट के लिए ट्रायल में हिस्सा लेने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फोगाट को राहत देने के तरीके पर आपत्ति जताई। फिर भी बेंच ने ट्रायल नजदीक होने के कारण फिलहाल आदेश में दखल नहीं दिया। बेंच ने स्पष्ट निर्देश दिया कि फोगाट को 30 मई से शुरू होने वाले ट्रायल में भाग लेने दिया जाए। कोर्ट ने WFI की याचिका पर फोगाट को नोटिस भी जारी किया और कहा कि मुद्दों की जांच बाद में होगी, अब रोक नहीं रहे, आप जाकर भाग ले, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा। सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस नरसिम्हा ने फोगाट के वकील सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान से कहा था कि हमारे कुछ सवाल हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने बताया कि फोगाट ने दिसंबर 2024 में सबैटिकल लिया था और कहा था कि वो अगस्त 2025 में वापसी करेंगी। जुलाई 2025 में वो मां बनी और WFI को बताया कि वो 1 जनवरी 2026 से योग्य होंगी, लेकिन जनवरी में वो डोपिंग टेस्ट से चूक गई। इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि ITA ने उनका ये स्पष्टीकरण नहीं माना कि उन्हें हरियाणा में विधायक के तौर पर विधानसभा जाना था। जस्टिस नरसिम्हा ने फोगाट की वैश्विक उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए कहा कि वैश्विक नियमों का पालन करना होगा। जब ITA टेस्ट छूटता है तो उसका तार्किक परिणाम होता है, क्योंकि भारतीय खेल विश्व खेलों से जुड़ा है। अगर वैश्विक स्तर पर अयोग्यता आती है तो भारत पर असर पड़ता है। आपने डोपिंग टेस्ट के लिए जानकारी नहीं दी और पहला टेस्ट छूट गया। ऐसा जस्टिस नरसिम्हा ने हैरानी जताई कि हाईकोर्ट ने WFI की नीति को बहिष्कारवादी कैसे कहा, जबकि शर्तें सभी पर लागू होती हैं। कोर्ट ने आपत्ति जताई कि हाईकोर्ट ने मामले को मातृत्व की कठिनाई के रूप में देखा, जबकि मुद्दा ITA नियमों के पालन का था। माधवी दीवान ने कहा कि मामला मातृत्व से जुड़ा है और फोगाट को ट्रायल में मौका मिलना चाहिए। हाईकोर्ट के सामने सवाल एशियन गेम्स की शर्तों की वैधता का था। आपने 4 खेलों में भाग नहीं लिया। जस्टिस नरसिम्हा ने हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति दोहराते हुए कहा कि बेंच राहत में दखल नहीं देगी। उन्होंने कहा कि हम इस तर्क में नहीं पड़ना चाहते कि गर्भावस्था इस स्थिति का कारण है। वो दृष्टिकोण अस्वीकार्य है। निर्देश है कि उन्हें भाग लेने दिया जाए। उस हद तक इसे वापस लेना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा WFI के वकील ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है और कहा कि WFI अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन कर रहा है और भी माताएं हैं। WFI के वकील ने ये बात कही। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि कभी कभी कानूनी न होकर न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। उन्हें वापस भेजना उचित नहीं होगा। सब कुछ कानून आधारित नहीं होता, ऐसा जस्टिस नरसिम्हा ने कहा। पृष्ठभूमि 22 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की है, जहां डिवीजन बेंच ने फोगाट को 30-31 मई के ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि WFI की चयन नीति स्पष्ट रूप से बहिष्कारवादी है, क्योंकि इसमें मातृत्व अवकाश के कारण सबैटिकल लेने वाली फोगाट जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ियों पर विचार का विवेक WFI को नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कानून को सुनिश्चित करना चाहिए कि मातृत्व फोगाट जैसी महिला एथलीटों के बहिष्कार का आधार न बने। हाईकोर्ट ने ट्रायल की वीडियोग्राफी और SAI व IOA द्वारा नियुक्त स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी का आदेश भी दिया था। अगली कोर्ट से जुड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और X पर नोटिस जारी किया है। दिपके ने CJP के X अकाउंट को ब्लॉक करने के सरकारी आदेश को चुनौती दी है। हालांकि जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसी राहत नहीं दी जा सकती, क्योंकि मामला दूरगामी प्रभाव वाला है। आपकी दलीलों में कुछ दम हो सकता है, लेकिन इन पर समग्र रूप से विचार करना होगा। दूसरे पक्ष को सुनने के बाद ही विचार होगा। इसके दूरगामी मुद्दे और व्यापक असर है, ऐसी जज ने टिप्पणी की है।
कोर्ट ने कहा कि वह देखेगा कि क्या एक्स को ब्लॉकिंग आदेश रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र के विस्तृत जवाब के बाद ही। आज से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करें, बेंच ने ये आदेश दिया और मामले को 6 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस बीच कोर्ट ने ब्लॉकिंग आदेश की समीक्षा का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने बताया कि नियमों के तहत समीक्षा समिति को हर 2 महीने में बैठक करनी होती है और वो ब्लॉकिंग आदेश के सभी पहलुओं की जांच कर सकती है। निर्देश दिया जाता है कि समीक्षा समिति इन सभी पहलुओं की जांच करे, फैसला रिकॉर्ड पर रखा जाए, ऐसा बेंच ने कहा। कोर्ट ने नोट किया कि दीपके भारत में नहीं है, इसलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समिति के सामने पेश होने का अनुरोध कर सकते हैं। इस पहलू की जांच समीक्षा समिति कर सकती है, ये बात कोर्ट ने जोड़ी। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने याचिका लंबित रहने तक अकाउंट बहाल करने की मांग की, लेकिन बेंच ने कहा कि दूसरा पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दे सकते। सिब्बल ने कहा कि सीजेपी शुद्ध व्यंग्य है और याचिका लंबित रहने तक कुछ ट्वीट ब्लॉक रह सकते हैं, पूरा अकाउंट नहीं। संतुलन जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में कानून अभी शुरुआती दौर में है, नोटिस जारी करेंगे, उन्हें आने दे, बेंच ने कहा। कोर्ट ने यह भी बताया कि पेज ब्लॉक करने की वजह साफ नहीं है। मैंने पेज देखा, एक्स का आपको भेजा पत्र देखा, उसमें कुछ नहीं है। ब्लॉकिंग आदेश ना आपने देखा ना मैंने, बेंच ने यह भी कहा। कोर्ट ने आगे कहा कि जिन मामलों में अंतरिम राहत दी गई वे अलग थे। कोर्ट ने जवाब दिया कि आदेश से पहले सरकार को सुना जाएगा। आज हमें ब्लॉकिंग आदेश देखने में दिलचस्पी नहीं है, जरूरत पड़ी तो पूरा रिकॉर्ड मंगवाएंगे, ऐसा कोर्ट ने कहा। दीपके ने सरकार के ब्लॉकिंग आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर हैंडल बैन किया गया था। याचिका वकील नकुल गांधी के जरिए दाखिल की गई। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी से मिले इनपुट के बाद सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं जताई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 उपधारा ए के तहत एक्स से अकाउंट रोकने को कहा था। कॉकरोच जनता पार्टी इस महीने की शुरुआत में एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन के रूप में उभरी, जिसे सोशल मीडिया खासकर युवाओं के बीच खूब लोकप्रियता मिली। एक्स पर लाखों और इंस्टाग्राम पर 2.2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए थे। यह आंदोलन 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जन्मा था, जब सीजेआई सूर्यकांत ने बेंच की बेरोजगार युवा वकीलों के प्रैक्टिस छोड़कर सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविज्म की ओर जाने पर चिंता जताई थी। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कैदियों की समय पूर्व रिहाई के आवेदनों में भारी देरी और अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने राज्यों में डिजिटल प्रोसेसिंग मॉड्यूल लागू करने का आदेश दिया। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे एनआईसी या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसा ही सॉफ्टवेयर बनाएं, ताकि पात्र कैदियों के मामलों पर स्वतः विचार हो सके। ये निर्देश हत्या के दोषी सुरेंद्र उर्फ सुंडा की अपील पर सुनवाई के दौरान आए। सुनवाई में मामला यूपी की जेलों में रिहाई आवेदनों के लंबित रहने और प्रशासनिक देरी तक पहुंच गया। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता को मार्च 2024 में मथुरा सीजेएम ने जमानत पर रिहा किया था। ये रिहाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जनवरी 2024 के गणेश बनाम यूपी राज्य आदेश के आधार पर हुई, जिसमें कहा गया था कि ये 6 महीने से ज्यादा लंबित आवेदन पर जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता का उस मामले से कोई संबंध नहीं था और उसने केवल 2 साल 5 महीने की सजा काटी थी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि बिना विशेष आदेश के सीजेएम आजीवन कारावास के दोषी को कैसे रिहा कर सकता है। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने अम्बरीश कुमार वर्मा बनाम यूपी राज्य में स्पष्ट किया कि छूट और समय पूर्व रिहाई की शक्ति सिर्फ कार्यपालिका के पास है। कोर्ट लंबित आवेदन के आधार पर रिहाई के सामान्य निर्देश नहीं दे सकती। गणेश मामले के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने सूची सीजेएम को भेजी, जिससे यूपी में 158 दोषी रिहा हुए। इनमें 21 दोषियों ने अपीलकर्ता सहित 14 साल की न्यूनतम सजा भी पूरी नहीं की थी। पूर्ण पीठ के फैसले के बाद नवंबर 2024 तक 25 दोषी फिर गिरफ्तार हुए, अन्य के वारंट लंबित हैं। पीठ ने फरवरी 2025 के इन री पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल फैसले का हवाला दिया। नलसा की एसओपी के अनुसार नीति होने पर राज्य को पात्र दोषियों पर स्वतः विचार करना होगा। कैदियों को अलग से आवेदन नहीं देना पड़ेगा। जेल प्रशासन खुद प्रक्रिया शुरू करेगा। ई प्रिजन्स अर्ली रिलीज मॉड्यूल तैयार देरी रोकने के लिए मार्च
25 में यूपी सरकार को डिजिटल सिस्टम बनाने को कहा गया था। ये सिस्टम पात्रता से 4 महीने पहले ही कैदियों की पहचान कर प्रक्रिया शुरू करेगा। कैदियों और परिजनों को SMS, व्हाट्सएप पर अपडेट मिलेंगे। फाइलों की भौतिक आवाजाही खत्म होगी। डिजिटल हस्ताक्षर, यूजर पहचान और डैशबोर्ड से लंबित मामलों की रियल टाइम निगरानी होगी। आगरा लखनऊ जेलों में पायलट प्रोजेक्ट, कोर्ट ने सॉफ्टवेयर को केंद्रीय कारागार आगरा और जिला कारागार लखनऊ में पायलट के तौर पर लागू करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार 4 हफ्ते में तकनीकी ढांचा, ऑपरेटर और ट्रेनिंग देगी। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि भविष्य में यह सिस्टम पूरे देश में लागू होगा। रजिस्ट्री का आदेश की प्रति सभी राज्यों यूटी को भेजने को भी कहा गया है। कोर्ट से जुड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बाद सामान्यतः 3 महीने के भीतर फैसला सुनाया जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में और तेजी से फैसला अपेक्षित है। कई हाई कोर्ट में फैसले सुनाने में लगातार हो रही देरी से निपटने के लिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपिन एम पंचोली की बेंच ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट द्वारा फैसले में देरी रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जहां फैसला सुरक्षित रखा गया है वहां उसे सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर सुनाना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाले मामलों में तेजी से निर्णय की उम्मीद है। जमानत आवेदनों पर आदेश आदर्श रूप से उसी दिन सुनाया जाए या फैसला सुरक्षित रखने पर अधिकतम अगले दिन। जमानत आदेश सुनाए जाने के उसी दिन जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाए। विचाराधीन कैदियों को जमानत मिलने के उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाए। ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट को संबंधित हाई कोर्ट को अनुपालन की सूचना देनी होगी। फैसला सुनाते समय खुली अदालत में केवल उसका ऑपरेटिव हिस्सा सुनाना पर्याप्त है, लेकिन कारणों सहित विस्तृत फैसला 7 दिन के भीतर अपलोड किया जाए। इन दिशा निर्देशों के पालन के लिए संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हाई कोर्ट वेबसाइट में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। अगर फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर नहीं सुनाया जाता है तो रजिस्ट्रार जनरल मामला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगा। मुख्य न्यायाधीश फिर फैसला सुनाने के लिए 2 हफ्ते और दे सकते हैं। अगर ये बढ़ी हुई समय सीमा भी पूरी नहीं होती तो मामला दूसरी बेंच को सौंप दिया जाएगा। अगर ऑपरेटिव हिस्से के सुनाए जाने के 15 दिन के भीतर कारण अपलोड नहीं होते तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। अगर 30 दिन में भी अपलोड नहीं होते तो मामला वापस लेकर दूसरी बेंच में सुनवाई के लिए आवेदन किया जा सकेगा। बहस समाप्त होने के बाद फैसला सुरक्षित रखने की तारीख हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दिखनी चाहिए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इन दिशा निर्देशों को संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ये निर्देश किसी विशेष जज या अदालत पर आपेक्ष नहीं है। रामपुर सेशंस कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से बड़ी राहत दे दी है। अगली खबर यह है कि रामपुर में सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। MP MLA सेशन कोर्ट ने 2 पासपोर्ट मामले में उन्हें सुनाई गई 7 साल की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। दरअसल अब्दुल्ला आजम पर अलग अलग जन्मतिथि से 2 पासपोर्ट बनवाने का आरोप था। एक पासपोर्ट में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज की गई थी। उन पर दोनों पासपोर्ट से विदेश यात्रा करने का भी आरोप लगा था। इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के बाद मामला MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला था। सुनवाई पूरी होने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5 दिसंबर 2025 को अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद से अब्दुल्ला रामपुर जेल में बंद हैं। सजा के खिलाफ अब्दुल्ला की ओर से MP MLA सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इस अपील पर 25 मई को बहस पूरी हो चुकी थी। अब सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला की अपील मंजूर कर ली और 7 साल की सजा को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि 2 पासपोर्ट का यह मामला लंबे समय से कानूनी पेचीदगियों से उलझा हुआ था। निचली अदालत से सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला की विधायकी भी खतरे में पड़ गई थी। सेशन कोर्ट के ताजा फैसले से उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है। ये
2 पासपोर्ट कहते हुए एक मामला दर्ज कराया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान ने 2 पासपोर्ट जारी किए गए अलग अलग डेट ऑफ बर्थ से और उनको आईडी के रूप में अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभियोजन पूरी तरह से अपने मामले को साबित करने में नाकाम रहा। ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को सेशन कोर्ट ने पलटा है। माननीय विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट ने इस फैसले को पलटा ट्रायल कोर्ट के और अपील हमारी मंजूर कर ली गई है। अब्दुल्ला आजम की सज़ा को जो है कोर्ट ने जो रद्द कर दिया है और उनको बरी कर दिया। ये थी कोर्ट से जुड़ी खबरें। तो आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि दार्जिलिंग टी को यूनिक आइडेंटिटी कैसे मिलती है? वेल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द GI टैग। अंडर द GI एक्ट 1999, इंडिया ग्रांट्स दिस एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट टू प्रोडक्ट्स जो डीपली रूटेड हैं एक स्पेसिफिक रीजन को, जहां क्वालिटी, रेपुटेशन एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ टाई अप होते हैं अपने जियोग्राफिकल ओरिजिन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य क्षेत्र बासमती ग्रोअर्स केस वर्सेस द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेंट बोर्ड चेन्नई एंड अदर्स में कहा कि दैट प्रिसाइज साइंटिफिक डिमार्केशन मैंडेटरी है। GI टैग का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैलिड है जो रिन्यू हो सकता है, पर इसे ट्रेडमार्क्स की तरह लाइसेंस या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिर्फ रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड यूजर्स ही इसे लेजिटिमेटली यूज कर सकते हैं। डिसेप्टिव रेप्लिकेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इन्फ्रिंजमेंट पर सेक्शन 39 के तहत 6 महीने से लेकर 3 साल इम्प्रिजनमेंट, 50,000 से 2 लाख का फाइन और सिविल रेमेडीज फेस करनी पड़ सकती हैं। ये टैग सिर्फ मार्केटिंग टूल नहीं बल्कि हमारी हेरिटेज का रोबस्ट लीगल शील्ड है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप पे बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.